जी। ओके। आज जो है हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, एक्चुअली 29th लेक्चर है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। और अगला जो लेक्चर 30th वाला है वो एक्चुअली मैं अपलोड कर दूंगी रिकॉर्ड करके, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों का जो है अगले थर्सडे को उसकी भी प्रेजेंटेशन है प्रोजेक्ट की। तो आप लोग जो है बस एग्ज़ाम से पहले ज़ाहिर उसको देख लीजिएगा, जो भी लास्ट वाला लेक्चर होगा। बट आई वांट कि आप जो है वो प्रोजेक्ट्स पे काम करें। आप जो है वही का एक हफ्ता जो रह गया है, वैसे तो होपफुली आप लोग पहले से कर ही रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल्स किए हैं जो इश्यूज हैं मिड टर्म के। एक तो ये कि कुछ लोगों ने जो मुझे ईमेल किए थे मिड टर्म्स, वो मैं अभी तक चेक नहीं कर पाई हूँ। वो मैं होपफुली कल परसों तक चेक करके दे दूंगी। और जिनके भी जो इश्यूज हैं वो मैं अगेन एक दो दिनों में देख के जो है आप लोगों को जवाब दे दूंगी कि आपका जो इशू है वो वैलिड है कि नहीं है, मार्क्स पे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। लेकिन ये कि ईमेल्स मैंने सबकी देख ज़रूर ली हैं, मगर अभी फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उनके ऊपर कुछ काम कर सकूं। ओके, तो लेट्स कम टू द लेक्चर। आपके एज यूजुअल आज के लेक्चर में अगेन देयर आर सर्टेन अनाउंसमेंट्स जो कि ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं हर लेक्चर में रिमाइंड आपको फिर भी करवाती रहती हूँ। वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम। एक एप्लीकेशन हमने लास्ट टाइम की थी विच वाज क्लासिफिकेशन की जो एप्लीकेशन थी, और उससे मेरा ख्याल है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रायर प्रोबेबिलिटी और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ और जो है वो बेस थ्योरम का बेसिकली पर्पस क्या होता है। एंड इसके अलावा जो है आज जो हम नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, वी विल टॉक अबाउट रैंडम वेरिएबल्स, वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। और उसके बाद जो है हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें वी विल टॉक अबाउट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और उसके बाद बस यहाँ तक ही हम जो है वो प्रोबेबिलिटी से रेलिवेंट डिस्कस कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अनाउंसमेंट में अगेन देयर इज़ नथिंग न्यू। कल आप लोगों का जो है वो क्विज़ है लेक्चर 27 से 6 to 6:30 PM है, और उसी तरह से जिस तरह इंस्ट्रक्शंस पहले भी होती हैं आपको पता है कि किस तरह की हैं। आई वुड एडवाइस कि आप लोग जो है वो उसको अच्छे तरीके से मतलब कुछ एग्जाम्पल्स करके आएँ, बिकॉज लेक्चर 27 इज़ वेरी इजी। उसमें जस्ट बेसिक्स हैं प्रोबेबिलिटी की, तो यू कैन डू गुड। और दूसरी ये कि चीट मत कीजिएगा वरना आपको ज़ीरो मिल जाता है। यू मस्ट हैव सीन कि कुछ लोगों ने क्विज में भी चीट किया था, तो अच्छा खासा उनके मार्क्स बन रहे थे, और शायद अकेले अगर आप करते तो बन जाते, लेकिन उसकी वजह से आपको ज़ीरोज़ मिल जाते हैं। तो ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। आई नो कि ऑनलाइन में चीटिंग करने का ज़्यादा आप लोगों को मौका मिलता है, बट आई वुड जस्ट ट्राई कि आप जो है वो ख़ुद अपने ऊपर ट्रस्ट करें और ख़ुद करने की कोशिश करें। आई वुड सजेस्ट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद बेस थ्योरम की जो है वो एप्लीकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। और बेस थ्योरम में एक्चुअली वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हम जो है वो बेस थ्योरम में क्या करते हैं कि वी एक्चुअली टेक हम पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो अगर हम दो पार्टीशंस की बात करते हैं, वी टेक द पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस। और बेस थ्योरम में वी एक्चुअली ट्राई टू फाइंड कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दीज पार्टीशंस गिवन कोई इवेंट अगर हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ हमने देखी थी वो ये कि इन पार्टीशंस की आपको प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ पता है। प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ का क्या मतलब है कि हमें P1 और P2 पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 पता है बिफोर द इवेंट A हैपन्स। और बेस थ्योरम के थ्रू वी आर ट्राइंग टू फाइंड के ये जो इवेंट हैपन हुआ है उसके बाद जो है वो इनकी प्रोबेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, एंड देन इन एडिशन टू दीज प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हमें और प्रोबेबिलिटीज़ भी पता होती हैं। फॉर एग्जांपल वी वुड नो के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1, और उसके अलावा सॉरी नॉट ए गिवन B1, हमें जो है ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम डिफाइन करते हैं। एंड देन फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने देखी थी एग्जांपल के वी कैन हैव एन एट्रीब्यूट कि अगर हम बात कर रहे हैं डिजीज़ और नॉन डिजीज़ की, तो द एट्रीब्यूट कैन बी कि टेस्ट हुआ है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो हम जो है वो बेसिकली यानी ये जो
बेसिकली जो हम इवेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली सम एट्रीब्यूट्स अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट सिनेरियोज इट कैन बी समथिंग डिफरेंट. व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी इन द क्लासिफिकेशन एग्जांपल इज कि हमें ऑलरेडी अपने डाटा से ये चीज़ पता होती है कि आपके पास ये जो पार्टीशंस हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर मौजूद है. फॉर एग्जांपल अगर आप क्लासिफिकेशन से मैप करें तो क्लासिफिकेशन की अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है और उसके साथ आप उसमें कोई एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एट्रीब्यूट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड अपॉन दीज पार्टीशंस क्या होगी, और उसके बाद नंबर ऑफ गिवन आपको प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और उसकी बेस पे यू कैन फाइंड कि अगर कोई नया इवेंट आ रहा है, ये एट्रीब्यूट जो है वो नया, वही एट्रीब्यूट का एक नई एग्जांपल आ रही है, तो पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है. और सुनने में ये चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन व्हेन यू लुक इनटू द एग्जांपल्स एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो थिंग्स बिकम मोर easier to understand. अच्छा, इसमें जो ये वाली एग्जांपल बेस थ्योरम की है, दिस इज फ्रॉम योर बुक, और इसमें जो है एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सिमेट्रिक चैनल. आई विल एक्चुअली डू इट फ्रॉम दिस, जो हमारे पास स्लाइड्स हैं इसमें से ही करूँगी, बिकॉज क्लासिफिकेशन वाली जो है वो हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मोर ईजीली. और हमने आज काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, सो वी विल ट्राई टू जस्ट डू इट क्विकली. अच्छा, इसमें व्हाट वी आर सेइंग इज कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है, विच मीन्स कि आपके पास बाइनरी ट्रांसमिशन हो रही है, और सिमेट्रिक का मतलब है कि सेम ट्रांसमिशन हो रही है. अगर बाइनरी आपने जो भी सिंबल्स भेज रहे हैं, जीरोज और वन जो है वो सिमेट्रिकली वहाँ पे ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है. अब इसमें हमारे पास आई वॉन्ट गो इन टू द डिटेल ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल होता क्या है, बिकॉज कम्युनिकेशन के सारे लोग नहीं भी हैं, एंड इट डजंट एक्चुअली मैटर. सिर्फ अभी जो है वो आपने ये सोचना है कि व्हाट वी एक्चुअली नो इज कि हमारे पास जो है वो दो सिंबल्स हैं जिनको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं. एक को हम टी नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरे को हम T1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है. और एज वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग के प्रायर प्रोबेबिलिटीज में वी वुड नो के प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 क्या है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T नॉट क्या है, ठीक है. these will be the probability prior probabilities, which means कि T1 और T stand for transmission. So what we are saying is कि we are transmitting a 0 and we are transmitting a 1, and probability of transmitting a 1 we know, and probability of transmitting a 0 we know, and this is called, these are called prior probabilities, ठीक है. अब आपके पास जब आपने भेजा है तो जाहिर है दूसरी साइड पे क्या होगा, देयर विल बी रिसीव्ड सिंबल्स, ओके. और लेट्स सपोज कि जो हमारे पास अच्छा, एक चीज़ जो हम अस्यूम करते हैं एक्चुअली हमेशा जो बेस थ्योरम में, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वी एक्चुअली टेक ऑल ऑफ द जो भी आपके पास इवेंट्स आप ले रहे हैं स्टार्ट में, दे हैव टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, विच मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग T नॉट इंटरसेक्शन T1 इज 0, यानी एट अ टाइम आप 0 और 1 दोनों को ट्रांसमिट नहीं कर रहे, ठीक है. एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में व्हाट एल्स वी आल्सो नो कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एंड दीज आर द ओनली पार्टीशन, तो इसका मतलब है कि आपके पास इनको मिला के प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, कि अगर आपने एक पूरे का पूरा जो सैम्पल स्पेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जाहिर है हाफ प्रोबेबिलिटी, नॉट नेसेसरली हाफ, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी T नॉट की है और कुछ प्रोबेबिलिटी T1 की है, लेकिन उन दोनों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट्स ऐसे होंगी कि इट विल कम आउट टू बी 1. और अगर आपके पास इससे ज़्यादा इवेंट्स होंगे तो सबकी ऐड होके 1 आ रही होगी, एंड दे विल बी नॉन ओवरलैपिंग या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ओके, नाउ अब हमारे पास रिसीविंग के केस में देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस जो कि हो सकती हैं. एक तो ये हो सकता है कि आपने T नॉट ट्रांसमिट किया है और T नॉट R नॉट आपको मिल गया है, विच मीन्स कि 0 ट्रांसमिट किया था और 0 ही रिसीव हो गया है, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन. जिस तरह अगर आप पिछले एग्जाम्पल से अगर आप याद रखने की कोशिश करें जो हमने लास्ट टाइम की थी कि आप टेस्ट पॉजिटिव आया है एंड कोरोना उस पर्सन को था, तो दैट इज समथिंग विच इज एक्चुअली सेइंग कि हमारा जो एट्रीब्यूट है दैट इज करेक्टली बेस्ड, जो हमारा एट्रीब्यूट का रिजल्ट है यानी टेस्ट पॉजिटिव का रिजल्ट हो, दैट इज करेक्ट बेस्ड अपॉन जो भी हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि कोरोना है, तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आया था. बट वी ऑल्सो सॉ कि
आपको कोरोना होने के बावजूद, कोई डिजीज़ होने के बावजूद जो है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी नहीं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो है वो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन एक्चुअल में वो कोरोना नहीं है, ठीक है? या इन अदर वर्ड्स अगर हम सिमेट्रिक चैनल की बात कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एरर आ रहा है एंड वी आर ट्रांसमिटिंग अ 0 बट वी आर रिसीविंग अ 1, ठीक है? सो इट मीन्स कि ये एक प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी। एंड सिमिलरली हम अगर 1 को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो करेक्ट प्रोबेबिलिटी शुड बी कि आपके पास T1 गिवन R1 के R1 रिसीव हुआ है और T1 भेजा गया था, और आपके पास जो है वो एरर प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या हो जाएगी, P प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 ओ सॉरी मैं उल्टा लिख रही हूँ, और आप ठीक है कि ये तो हम ओके आर नॉट गिवन टी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग आर नॉट गिवन टी नॉट, कि आपके पास जो है वो ये तो मैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज लिख रही हूँ। ओके सो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट गिवन टी नॉट, कि आपके पास टी नॉट ट्रांसमिट हुआ था तो आर नॉट की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन देयर कैन बी एन एरर ऑल्सो विच मीन्स कि आपका आर वन रिसीव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि आपने टी नॉट को ट्रांसमिट किया था। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वन गिवन टी वन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आर टू गिवन आर वन गिवन T1, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, नहीं ठीक है, R1 गिवन R0 गिवन T1, ठीक है। ओके लेट मी एक्चुअली मेक इट अगेन। ओके सो वी हैव आर नॉट रिसीव हो रहा है और आर वन रिसीव हो रहा है। अगर हमने सो वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग आर नॉट गिवन हमने टी नॉट ट्रांसमिट किया था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग आर वन गिवन हमने T1 ट्रांसमिट किया था, ठीक है। एंड देयर कैन बी एरर्स ऑल्सो विच मीन्स कि probability of R1 given T naught and probability of R naught given T1, ठीक है। अच्छा, अब बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के केस में ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हैं, विच आर आप कह लें कि एरर फ्री प्रोबेबिलिटीज़ हैं, विच आर समथिंग विच इज़ डिज़ायरेबल, हम चाहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटीज़ हाई हो, कि जो चैनल में से सही आपके पास इंफॉर्मेशन जा रही है। दिस इज़ एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट गिवन टी नॉट या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वन गिवन T1, दीज आर कॉल्ड चैनल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। और इसके अलावा जो है अब एरर की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, विच मीन्स कि एरर में आपके पास जो रिसेप्शन हो रही है कि आर नॉट मिल रहा है जबकि T1 भेजा गया था, या R1 मिल रहा है जबकि हमने T नॉट को ट्रांसमिट किया था, यानी 0 को ट्रांसमिट किया था और 1 मिल रहा है, या 1 को ट्रांसमिट किया था और 0 मिल रहा है। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड क्रॉस ओवर प्रोबेबिलिटीज़, और ऑब्वियसली वी वांट के ये कम होंगी, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो करेक्ट, अब नया कोई अगर सिंबल आता है 0 या 1 तो उसको डिटेक्ट करने की ज़्यादा चांसेस जो होंगे वो इस करेक्ट, अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चैनल, अच्छा चैनल वही होगा जो कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ये करेक्ट प्रोबेबिलिटीज़ आती है दे रहा होगा एज़ कम्पेयर टू द इनकरेक्ट प्रोबेबिलिटीज़। और जब हम बेस थ्योरम को यूज़ करते हैं तो वी एक्चुअली assume we actually not assume, we actually find all of these probabilities before applying Bayes theorem, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर हम क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल को सोचते हैं तो उसमें आपको याद होगा कि हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिजीज हमें पता थी, ठीक है, जो कि प्रायर प्रोबेबिलिटीज थी। इसके अलावा वी न्यू के प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन आपके पास जो है वो कोविड
है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड नहीं है, एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट नेगेटिव गिवन कोविड है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट नेगेटिव गिवन कोविड नहीं है। ये तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज हमें पता थी, तो उसकी बेस पे जो है वी कुड फाइंड के प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यू पर्सन बीइंग कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव प्रोवाइडेड कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है। तो अगर हमें ये प्रोबेबिलिटीज पता नहीं होती तो सम हाउ वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दीज प्रोबेबिलिटीज। और लास्ट लेक्चर में एक्चुअली हमने काफ़ी कंप्यूटेशंस भी करके देखी थी कि जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 और T0 आप कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैम्पल स्पेस के टोटल नंबर्स ऑफ आपके पास जो डेटा है ओवरऑल कितना सैंपल साइज है और उसमें से T1 का कितना साइज है, T2 का कितना साइज है, तो ये प्रोबेबिलिटीज आप कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली R0 गिवन T1 और R0 गिवन T0, ये भी हम अभी करके देखेंगे कि इनको भी हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली वी अस्यूम कि ये गिवन है। जब ये गिवन होंगे तो फिर हमारे पास बेस थ्योरम अप्लाई करके प्रोबेबिलिटीज जो है वो अननोन प्रोबेबिलिटीज को निकालना आसान हो जाएगा। ओके, माय क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास, लेट मी एक्चुअली ट्राई टू कॉपी दिस, सारा कुछ नहीं करना। ओके, अच्छा, अब लेट्स सपोज कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन सारी मौजूद है, ठीक है, और हमने निकालना क्या है बेस थ्योरम में। अगर अब व्हाट वी वांट टू फाइंड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके जो भी पार्टीशन है ना, T0 गिवन R0, मीनिंग के आपके पास व्हाट इज द, अगर R0 रिसीव हुआ है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के T0 ट्रांसमिट हुआ होगा, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, probability of T1 given R1, and similarly probability of T1 given R0 or T1 given T0 given R1, ठीक है। अब वी नो कि हमारे पास जो एक फॉर्मूला है, अगर मैं ये लिखती हूँ, जो हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन है हम देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T0 गिवन R0 जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका क्या फॉर्मूला होता है। वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ R0 T0 इंटरसेक्शन R0 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R0, ठीक है। दिस इज जस्ट बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमने पहले किया था। लेकिन जो बेस थ्योरम है वो क्या कह रहा है? बेस थ्योरम एक्चुअली इज सेइंग कि ये अगर प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T0 गिवन R0, then this is equal to, based on Bayes theorem, this is equal to probability of R0 given T0 multiplied by probability of T0 over summation over all the partitions, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि दो ही पार्टीशंस हैं तो मैं k 0 से लेकर 1 तक लिख सकती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ R0 गिवन Ti टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ Ti। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर लेते, ये वाला जो है। वाई डू वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला जो कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला है? वो वाला तो आसान नहीं लग रहा आपके पास जो है। जी, एनीवन? इसमें आप यू केटर फॉर जो कि दूसरा जो चैनल है उसको भी आप केटर फॉर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो तो डिपेंड करता है ना कि हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो बेसिकली, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R0 मतलब आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो है ये R0 है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये चीज़ निकालती हूँ, लेट्स सपोज कि ये चीज़ अगर करती हूँ कंप्यूट,
टी नॉट ओवर R1, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ टी नॉट इंटरसेक्शन R1 इनटू और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। R1 ठीक है ना, तो वो दूसरा चैनल जो है वो तो उसमें भी आ जाएगा। ये तो डिपेंड करता है ना कि मैंने जो है वो क्वेश्चन मेरा क्या है कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। एनीवन एल्स, एनी अदर आइडिया, व्हाई आर वी यूजिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जबकि हमारे पास ये आसान फॉर्मूला मौजूद है। ओके चलें, अब मुझे ये बताएं, आप, आई डोंट नो आप में से कितने लोग सुन भी रहे हैं, व्हाट आर दीज, इन चीज़ों के बारे में मैंने क्या कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि दीज आर द प्रोबेबिलिटीज विच आर व्हाट नोन टू अस, जो हमने पहले कंप्यूट की हुई होंगी। ठीक है ना, जो कंप्यूट की हुई होंगी। ठीक है, और अगर आप देखें, एक्चुअली ये ना क्वेश्चन आप में से किसी को पूछना चाहिए था जो मैं पूछ रही हूँ कि जब सिंपल फॉर्मूला मौजूद है तो हम उसको क्यों नहीं यूज कर रहे। तो बेसिकली द आंसर इज कि वी आर एक्चुअली यूजिंग द सेम फॉर्मूला, बट अगर आप ये देखें कि वी डोंट हैव द इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी अवेलेबल। ठीक है, टी नॉट इंटरसेक्शन R1, टी नॉट इंटरसेक्शन R0, सॉरी हाँ R0, या T1 इंटरसेक्शन R1 और T1 इंटरसेक्शन R। देखें मुझे क्या चाहिए होगी, अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करती हूँ तो आई वुड नीड टी नॉट इंटरसेक्शन R0 और probability of T1 intersection R1 or T naught into intersection R1 and T1 intersection R0, depending upon कि मैं किस तरह की जो है वो probability को posterior probability कौन सी है जिसको मैं compute करना चाहती हूँ। लेकिन ये मुझे directly नहीं पता, बट वी एक्चुअली नो कि आपके पास ये चीज़ हमने जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने देखी थी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करती हूँ तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू probability of A given B times probability of B, and this is also equal to probability of B given A times probability of A. तो बेसिकली मैं यही चीज़ अगर जब मैं probability फाइंड कर रही हूँ, अगर लेट्स गो बैक टू दिस स्लाइड, कि अगर मैं ये जो चीज़ है, दिस थिंग is actually the same as probability of T naught intersection R naught. तो basically I am using the same formula. It's not that कि मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि अगर कहीं पर आपको T naught intersection R naught की probability है तो आप परेशान हो के बैठ जाएं कि जी बेस थ्योरम तो लग ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमें ये कंडीशनल probabilities तो नहीं दी हुई बेसिकली, या ये कि ये तो फॉर्मूलाज ही डिफरेंट हैं, जो है टी नॉट ओवर आर नॉट, जो टी नॉट गिवन आर नॉट जो है तो इसको तो इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जबकि हमने क्लास में तो ये पढ़ा है कि इसको इस तरह से करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें तो बेसिकली वी आर एक्चुअली यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ओनली द थिंग इज कि जाहिर है जो भी जब भी आप कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, आपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत एग्जाम्स दिए हैं, हमेशा सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड व्हाट इज द मेथड टू रीच देयर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कह देती हूँ, मैं ऑलरेडी आपको दे देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट गिवन इंटरसेक्शन टी नॉट आपको दे देती हूँ, देन इन दैट केस आप जो है ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूले में लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने वो, हमारे पास वो नहीं है, बट वी नो कि हमारे पास वो दोनों प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं जिनके थ्रू हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से नॉट ओनली टी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी नॉट इंटरसेक्शन आर नॉट, बल्कि हम टी नॉट इंटरसेक्शन R1, T1 इंटरसेक्शन R1 एंड ऑल द कॉम्बिनेशन हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द नोन जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट जो है आपके पास, दिस वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास जो है आर नॉट, जी जी बोले, आर नॉट गिवन दैट टी नॉट T1 was transmitted and plus probability of R naught given T1 was transmitted, right? Because we know कि these are two different possibilities. R naught आपका दोनों केसेस में हो सकता है, एक तो करेक्टली हो रहा है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे, ठीक है, कि या तो ये कि वो करेक्टली टी नॉट ट्रांसमिट किया था और आर नॉट ही रिसीव हो गया था, लेकिन दूसरी ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि आपने T1 ट्रांसमिट किया था और आर नॉट रिसीव हो गया। So basically this is actually summation of I from 0 to 1 probability of R naught Ti
are not given ti time probability of ti. So this is what actually we are writing here. So the thing is कि आप लोगों ने जो यानी जो ये नहीं है कि कंडीशनल फॉर्मूला और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही है. सिंपली जो चीज़ हमें समझने की जरूरत है वो ये कि ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, दिस इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी विच इज एक्चुअली समथिंग दैट वी आर गेटिंग आफ्टर हमारे पास जो है वो जो भी हमारा ये एट्रीब्यूट है या जो भी हमारे पास ये इवेंट है ये होने के बाद हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. और ये इवेंट जब पहले हुआ था उसकी बेस पे हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज पहले से पता भी हैं और उन प्रोबेबिलिटीज का पता होने की वजह से वी कैन फिगर आउट कि अच्छा अगर कोई नया हमें रिजल्ट मिल रहा है तो उसका जो ओरिजिन होगा वो कहाँ से होगा, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. अगेन क्लासिफिकेशन के रेफरेंस से अगर आप बात करते हैं तो दिस इज मतलब सिंपल से अगर हम बात करते हैं कि कैट्स एंड डॉग्स हैं, लेट सपोज कि आपके पास 2 क्लासेस हैं, एक में कैट्स थी एक में डॉग थे और आपने उसको जो है वो क्लासीफाई करने के लिए जो है वो सारी प्रोबेबिलिटीज आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग cats given cat के attribute थे, probability identifying cat as a cat given dog के attributes थे, and so आपके पास ये तमाम probability यानी जो यहाँ पर हमारे पास 6 probabilities हैं, अगर ये हम सारी की सारी हमें पता है तो इसका क्या मतलब है कि we can find कि अगर कोई नई तस्वीर आ जाती है तो we can always try to find कि what is the probability of it being a cat given कि आपके पास जो है वो जो भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं उनके ये रिजल्ट आ रहा है. यानी दिस एक्चुअली बेस्ड रूल जो है ना, बेस्ड थ्योरम, ये बहुत जगह पे यूज हो रहा होता है. एंड द थिंग इज के इसमें जब आप इस चीज को याद रखते हैं ना, प्रायर और पोस्टीरियर, तो थिंग्स बिकम ईजियर. कि वरना ये लग रहा है कि जी देखें ना, यहाँ से तो अगर वैसे मैं सोचूं तो मुझे लगता है आर नॉट गिवन टी नॉट है, तो इसका मतलब है कि मुझे टी नॉट की इन्फॉर्मेशन तो पहले से मौजूद थी, तो आर नॉट गिवन टी नॉट आ रहा है ना. लेकिन ये कि अब मैं फिर दोबारा यही कह रही हूँ कि टी नॉट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम जो सारी प्रोबेबिलिटी दे आर समथिंग विच वी नो फ्रॉम प्रायर नॉलेज बेस्ड अपॉन के हमारे पास जो भी थी ट्रांसमिशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चैनल की बात कर रही हूँ तो वी ऑलरेडी नो कि अगर मैंने इतने सिंबल्स भेजे थे तो इतने करेक्टली रिसीव हुए थे, इतने इनकरेक्टली रिसीव हुए थे, इतने जीरोज भेजे थे तो 1 रिसीव हो गए थे, इतने 1 भेजे थे तो जीरोज रिसीव हो गए थे. एंड देन आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि अब अगर एक नया 1 रिसीव हुआ है तो भेजा क्या गया होगा. ठीक है, लेकिन ये कि जब तक वो मुझे पहले की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं मिली हुई ना, या मुझे दिस थिंग इज नॉट प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट अप्लाई बेस थ्योरम. सो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बेस थ्योरम ऐसा नहीं है कि बस आप उठे और उठ के आपने कहा कि अच्छा जी अगर कहीं से मुझे ये चीज़ भेजी जाए तो क्या चांस है कि, या ये कि मुझे अगर ये चीज़ मिल गई है तो वहां से भेजा क्या गया होगा. It's not like this कि you are starting from scratch. You already have data available. You already have number of probabilities available. और इन probability की बेस पे फिर you are deciding कि अच्छा अगर अब मुझे ये चीज़ मिल रही है तो भेजा क्या गया होगा. जबकि पहले से आपको पता है कि ये भेजा गया था तो ये मिला था, ये भेजा गया था तो ये मिला था, and then so and so उसकी बेस पे you have actually figured out certain number of results. तो okay, let's go back. इसमें से हम देखते हैं कि हम अब जो नहीं, जी बोलें मैम. आपने जहाँ पे डिनोमिनेटर एक्सपेंड करके लिखा था वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा. जी पूछें. मैम ये यहाँ पे आपने लिखा ना P ऑफ R नॉट गिवन दैट T नॉट इनटू, तो मैम ये वाली जो मतलब दोनों टर्म्स बनती हैं ये P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ R नॉट इंटरसेक्शन T नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R नॉट इंटरसेक्शन T1. तो मैम इसका मतलब है कि अगर हमारे पास हमने किसी एक उसकी क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी चेक करनी हो तो हम उसका जो समीशन है सब उनकी इंटरसेक्शन के साथ हम उसको ऐड करके उस क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. मतलब अगर हम हाँ जी, और ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ले रहे हैं ना. ठीक है, तो व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज कि आपके पास देखें ये जो चीज़ है ना बेस थ्योरम, अगर आपको याद हो हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हमारे पास आया था. यानी बट यू आर सेइंग इज कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट इज बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट इंटरसेक्शन टी नॉट. ठीक है, R naught Yes. intersection T naught, and then it is actually union. Basically मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ R naught intersection T1. ठीक है, अब आप देखें इसको, अगर आप इमेजिन क्या करें, प्लॉट कर देते हैं. दिस इज R naught and this is R1. दिस इज द पार्टीशन जो कि हमें पता है और इसकी प्रायर प्रोबेबिलिटीज सॉरी T1 और T naught.
ठीक है, ये हमें जो है वो ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये हमें जो है वो गिवन है कि ये ट्रांसमिशन की है। अब आपके पास क्या आया है, आर नॉट इज एन इवेंट विच इज हैपनिंग, ठीक है, और आपके पास अब क्या आ रहा है कि अब आर नॉट जो इवेंट है दैट इज द इवेंट ऑफ रिसीविंग अ जीरो, और इसका इंटरसेक्शन क्या है, और आर नॉट गिवन टी नॉट का मतलब क्या है कि टी नॉट भेजा गया था तो आर नॉट आ गया है, और टी वन भेजा गया था तो आर नॉट आया है, और मेरा पूरा आर नॉट कहाँ से बन रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है। नाउ यू कैन सी कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Why are they mutually exclusive? Because T naught and T1 are mutually exclusive. तो जब T naught का जो R naught जो पोर्शन T1 के साथ ओवरलैप कर रहा है, it will not be overlapping with T naught. ठीक है, तो उस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की वजह से मैं इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकती हूँ। यस मैम। ठीक है ना, और इस प्लस की वजह से फिर मैं इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो यू आर राइट कि अगर आपके पास इफ, लेकिन देखिए मैं ये बार बार चीज़ें देखती हूँ, कहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने दिमाग में बैठा लेनी है। आप अपना पेपर जब कर रहे होते हैं, राइट देम डाउन इन सर्टेन प्लेसेस कि दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज these events are mutually exclusive and R naught is overlap, R naught में इन तमाम इवेंट्स का कुछ ना कुछ पोर्शन मौजूद है। ये चीज हमेशा ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो अब आप में से कुछ लोग जो हैं वो उसको यूनियन को हमेशा प्लस कर देंगे एंड देन दे विल आर्ग्यू कि जी आपने तो क्लास में बताया था कि यही प्लस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कुछ लोगों ने जो है वो एग्जाम का क्वेश्चन जो था, आई डोंट नो कि कहाँ से वो फॉर्मूला निकाला है, लेकिन ये कि मे बी पहले कभी मैंने वो एग्जाम में दिया होगा फॉर्मूला के, और आप लोगों को मुझे ये तो रियलाइज हो गया कि आपके पास सोल्यूशन पुराने एग्जाम्स का मौजूद था, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको फिट करने की कोशिश की है बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स को पुराने सोल्यूशंस के ऊपर। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि मुझे भी पता होता है कि आपके पास सोल्यूशंस अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं कभी भी वो exactly नहीं रिपीट करूंगी क्वेश्चन। देयर विल ऑलवेज बी समथिंग विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, एंड दैट वुड बी समथिंग दैट आई वुड लाइक टू जज, बिकॉज मुझे पता है कि आपका देखिए ओपन बुक है, ओपन नेट है, ओपन एवरीथिंग है। आई नो कि आपके पास जो कुछ मौजूद है आप सब खोल के बैठे हैं। आप तो एक दूसरे के, आई डोंट नो, आप एक दूसरे के कंप्यूटर भी शायद खोल के बैठे होते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग चीटिंग फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो, ठीक है, या पता नहीं साथ बैठ के करते हैं, मतलब लेकिन ये कि टीचर के पास भी तो इतनी अकल होती है ना कि आप लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों ने पुराने सॉल्यूशंस जो हैं उनको फिट करने की कोशिश की है, मैंने कुछ और है, आपने उसका सॉल्यूशन कुछ और दे दिया, एंड देन एक बहुत ही सिंपल सा मैंने लीनियर रिग्रेशन का आपको दिया था क्वेश्चन, जिसका मैंने क्लास में करवाया है बहुत डिटेल में वो, लेकिन ये कि लीनियर रिग्रेशन मैंने लीस्ट स्क्वायर से करवाई है। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ डूइंग द लीनियर रिग्रेशन यूजिंग कैलकुलस का जो फॉर्मूला है, या स्लोप निकाल के आप कर सकते हैं, दैट इज नॉट इनकरेक्ट। बट द थिंग इज कि मैंने जब आपको कहा है कि लीस्ट स्क्वायर्स के थ्रू करना है, तो फिर लीस्ट स्क्वायर्स के थ्रू करना है। मैंने किसी पुराने एग्जाम में उस तरीके से भी लोगों से मांगा होगा, एंड आई रिमेंबर कि मैंने किसी एग्जाम में दिया था, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मांगा क्या गया है और वहां किस तरह से पहुंचता, ठीक है। और ये जो है ना, आई वुड एडवाइस के पिछले सॉल्यूशंस जो है वो देखें ज़रूर अपनी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उनकी बेस पे एग्जाम करने की कोशिश ना करें, बिकॉज आई ऑलवेज चेंज समथिंग बेसिक अगर मैं उस तरह का सिमिलर क्वेश्चन देती भी हूँ। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो यू वुड बी एबल टू डू दैट, वरना कुछ लोगों ने बिल्कुल छापा मारा है जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया है कि यू हैव द सोल्यूशन, मगर जाहिर है कि दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो दिस इज़ ओवरऑल इस कहानी का मकसद ये था कि दिस यूनियन ऑलवेज डज नॉट convert into addition, but in the case of this specific example जब हम total probability ले रहे हैं, because this is actually the formula of PR naught जो मैंने निकाला हुआ है, ये law of total probability से निकाला हुआ है कि मैंने जो R naught की probabilities, जो भी partition की probabilities हैं, उनको add करके और उसके बाद पूरी R naught की probability ली हुई है। और दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज पार्टीशंस हैं, तो पार्टीशंस का मतलब है कि ओवरलैप नहीं है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, सो लेट्स मूव बैक। ओहो, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा चलें, खैर एनीवे, तो अब देखें कि ओके, सो ये वी नो कि हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटीज, दिस इज एक्चुअली द बेस थ्योरम, और हमने क्योंकि काफ़ी डिटेल में इसको सारी एग्जांपल्स कर ली हैं, आई विल नॉट एक्चुअली टॉक अबाउट इट अ लॉट नाउ। और इसको जो है मैंने आपको बता दिया है कि
we are actually using the same formula because of the reason कि intersection जो है that is would be equal to this conditional probability, और नीचे जो आपके पास law of total probability से आपके पास denominator आ जाता है, ऊपर वाला जो है वो conditional probability के formula से आता है, और इनके ratio से जो है you are getting the बेस थ्योरम जो है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है. एंड सिमिलरली आई हैव जस्ट रिटन द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट थिंग्स की प्रोबेबिलिटी, दीज आर एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी टी नॉट गिवन आर नॉट और टी वन गिवन आर वन वुड बी द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो कि करेक्ट आपको आंसर की, यानी कि आपने आर नॉट रिसीव किया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि टी नॉट ही भेजा गया होगा, या अगर आपने आर वन रिसीव किया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि टी वन भेजा गया होगा. ठीक है, एंड दीज आर एक्चुअली काइंड ऑफ एरर प्रोबेबिलिटीज कि आपके पास R1 रिसीव हुआ है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भेजा एक्चुअली T नॉट गया था, या ये कि R नॉट रिसीव हुआ है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि T1 भेजा गया था. ओके, एंड देन दिस इज एक्चुअली, ये आप खुद करके देख लीजिएगा. दिस इज जस्ट एक्चुअली टेलिंग दिस थिंग कि आपके पास जो है वो ये एक्चुअली आपकी बुक से ही मैंने वो लिया हुआ है, ये जो एप्सिलॉन वाला जो मैंने सिंबल यूज किया हुआ है वहाँ पे आपकी उन्होंने बुक में लिखा हुआ है. एंड व्हाट दे आर सेइंग इज कि हम प्रोबेबिलिटी जो एरर प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट गिवन टी वन जो है विच मीन्स कि दिस वन, इसको हम एप्सिलॉन से, एरर प्रोबेबिलिटी को एप्सिलॉन से हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट. एंड सिमिलरली इसका मतलब है कि ये भी एप्सिलॉन है. वी आर एक्चुअली अस्यूमिंग के जो हमारे पास चैनल्स हैं वो सिमेट्रिक हैं, मीनिंग के सेम एरर्स आ रहे हैं एंड प्रायर प्रोबेबिलिटीज भी सेम है. तो इसका मतलब है कि प्रायर प्रोबेबिलिटीज का मतलब है कि टी नॉट और टी वन दो ही अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं सिंबल की, तो इसका मतलब है कि हाफ है दोनों की प्रोबेबिलिटी के 0.5 चांस है कि टी नॉट भेजा गया था और 0.5 ही प्रोबेबिलिटी है कि टी वन भेजा गया था. लेकिन ये कि एरर दोनों में आ सकते हैं, एंड वी आर अस्यूमिंग कि एरर दोनों के केसेस में सेम है. और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of R naught given T1 भेजा गया था या probability of R1 given T naught भेजा गया था, this is epsilon. तो इसका मतलब है कि probability of R naught given T naught या correct जो probability है, मतलब जो desirable जो है that would be equal to 1 minus एप्सिलॉन. अब एप्सिलॉन कैन बी एनी नंबर. अगर आपका बहुत ख़राब चैनल है तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन काफ़ी बड़ा नंबर होगा और आपके पास जो करेक्ट प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस एप्सिलॉन दैट वुड बी समथिंग स्मॉलर. और अगर आपके पास जो है वो अच्छा चैनल है तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन की एरर प्रोबेबिलिटी शुड बी स्मॉल. और इस केस में जो है वो, एंड देन वी नो कि हम बेस रूल को यूज़ करके जो है बेस लॉ को यूज़ करके कैसे, अब देखें इस केस में व्हाट वी आर अस्यूमिंग इज कि हमें जो है वो अब वही वाली बात जो अभी हम कर रहे थे कि लेट्स सपोज कि वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ट्रांसमिशन, व्हिच मींस कि वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग R1 यानी T नॉट इंटरसेक्शन R नॉट प्लस T1 इंटरसेक्शन R1. करेक्ट का क्या मतलब है कि T नॉट भेजा गया था तो R नॉट रिसीव हुआ है और T1 भेजा गया था तो R1 रिसीव हुआ है. या इन अदर वर्ड्स, अब इसको निकालने के लिए हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस थिंग अगेन यूजिंग द कंडीशनल एंड प्रायर प्रोबेबिलिटीज जो हमारे पास चैनल प्रोबेबिलिटीज और उसके अलावा जो है वो आपके प्रायर प्रोबेबिलिटीज जो उससे हम ये निकाल सकते हैं. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग R नॉट, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मीनिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग R नॉट जबकि T नॉट ट्रांसमिट हुआ था या कि रिसीविंग R नॉट जबकि T1 ट्रांसमिट हुआ था. ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. और ये प्रोबेबिलिटी अगर हमें मिल जाती हैं तो इसका मतलब है कि वी कैन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, ये देख लीजिएगा, एग्जांपल आपकी बुक में भी है और यहाँ से भी जो है इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट प्रोवाइडेड कि अगर आप लोगों ने पिछली एग्जांपल को ठीक से समझ लिया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रैंडम वेरिएबल. कौन मुझे बताएगा व्हाट आर रैंडम वेरिएबल्स? जी, एनीवन? मैम जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी. जिसकी कोई फिक्स है जी, जो जिसका सम स्पेस रियल नंबर पे. ओके. सो बेसिकली देखिए हमारे पास जो है वो रैंडम वेरिएबल दोनों आंसर ठीक है.
आपके पास जैसे रैंडम से जिस तरह हमें वर्ड से पता चल रहा है कि इट वुड नॉट हैव सम फिक्स वैल्यू, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि रैंडम फिक्स वैल्यू जो नहीं है वो तो हम बात कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी की हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि वी हैव रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कि जिसका रिजल्ट जो है वी नो कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स बट वी एग्जैक्टली डोंट नो कि व्हाट विल बी द आउटकम, ठीक है। तो हमें एक रेंज पता होती है कि ये हो सकती हैं, मगर ये कि एग्जैक्ट नहीं पता होती तो हम फिर ये बता देते हैं कि अच्छा प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ चांस ना, कि इसका होने का कितना चांस है, उसका होने का कितना चांस है। एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि ओवरऑल मिला के वन क्या होता है कि इट इज़ काइंड ऑफ कि 100% अगर सारों को चांसेस को मिला के जो है वो 100% होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हर एक जो है वो 100% इज एक्चुअली वन, कि होल थिंग इज वन, और उसके बाद बाकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं चांसेस डिफरेंट पार्ट्स में। तो लेकिन ये कि अब आप देखिए कि जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो आउटकम्स होते हैं दे आर नॉट क्वांटिफाइबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं आपको ये कहती हूँ कि जी मेरे पास दो कॉइन्स हैं जिनको साथ साथ हमने ना टॉस किया है, ठीक है। और कॉइन जो है फेयर कॉइन्स है। फेयर कॉइन्स का वर्ड का मतलब ये है कि सेम प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, और हेड और टेल आने की सेम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ये कि अब मैं अब आपको ये कहती हूँ कि जी मुझे सैम्पल स्पेस बताएं कि इसका क्या होगा। ना तो सैम्पल स्पेस जो है अगर दो कॉइन्स हैं तो इसका मतलब है दोनों हेड हो सकते हैं, पहला हेड हो सकता है दूसरा टेल हो सकता है, पहला टेल हो सकता है दूसरा हेड हो सकता है, या दोनों टेल्स हो सकते हैं। नाउ इन दिस केस इफ आई वांट टू इफ आई आस्क यू कि अच्छा मुझे बताएं कि इनका एवरेज प्रोबेबिलिटी कितनी निकल रही होगी, ठीक है। या ये कि किसी भी तरह से हम इसको क्वांटिफाई करना चाहिए, या सपोज करें कि मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा जो वो है क्या कहते हैं, आई वुड लाइक टू बेस्ड माय जो भी रिजल्ट है ऑन द नंबर ऑफ हेड्स इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आई एम एक्चुअली ट्रांसलेटिंग दिस स्पेसिफिक सेट इनटू सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देती हूँ कि जी मेरे पास दिस इज अ सैंपल स्पेस, और इसमें जो है ना वो हेड है, हेड टेल है, तीन बेसिकली तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं कि एक हेड है एक टेल हो, दोनों हेड्स हो या दोनों टेल हो, ठीक है। अब आपको मैं ये कहती हूँ कि जी लेट्स सपोज के हमारे पास जो है वी आर डिफाइनिंग इवेंट कह लें, या आप ये कह लें कि स्पेसिफिक मेजरमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं। वी आर सेइंग कि दिस एक्स इज एक्चुअली द नंबर ऑफ हेड्स, बिकॉज फिर मैं इसके बेस पे कुछ मीन निकालना चाहती हूँ, वेरिएंस निकालना चाहती हूँ, या क्वांटिफाई करना चाहते हैं हम जो है ना, इंस्टेड ऑफ having some things in the word sense, हम उसका कोई मैथमेटिक्स या नंबर की फॉर्म में जो उसकी सेंस बनाना चाहते हैं। तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि नंबर ऑफ हेड जो है वो हमारे पास एक सेट, इसमें ये आउटकम जो हैं इसको एक सेट की फॉर्म में लिखें, जिस सेट में आपने नंबर्स लिखने हैं बेस्ड अपॉन के कितने नंबर ऑफ हेड्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो और इस सेट को जो है लेट्स सपोज के आए say कि this set is s of x, ठीक है। यानी x is actually the measurement which is just a measurement to find the number of heads in the outcome of this experiment। तो और x of s जो है उसमें मैंने वो नंबर्स लिखने हैं। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कोई हेड नहीं होगा, ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। नाउ दिस विल बी कॉल्ड this x will be called random variable, और इस x की x जो है इसके पॉसिबल जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो या तो 0 हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, ठीक है। सो जिस तरह से अगेन आप में से किसी ने कहा था, तो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इज कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को हम रियल लाइन पे मैप कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर मैं x कह रही हूँ, और लेट्स सपोज मैं वही अगर नोटेशन यूज करती हूँ जो आपकी बुक में यूज की है, उन्होंने उनको जीटा से यूज वो किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो x अगर मैं कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस डिफाइन कर रही हूँ ऑन बेस ऑन दिस सैंपल स्पेस, तो व्हाट इज x डूइंग, x इज एक्चुअली टेकिंग ईच एलिमेंट ऑफ दिस सैंपल स्पेस एंड mapping it to a number on this real line,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने हेड और दोनों हेड्स अगर हैं तो उसको 2 पे मैप किया हुआ है, एक हेड और एक टेल है तो इसको 1 पे मैप किया हुआ है, और अगर दोनों टेल थे तो इसको 0 पे मैप किया हुआ है। ठीक है। और क्यों किया हुआ है? बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो हमने डिफाइंड जो अपना सेट किया है उसको हेड्स के हिसाब से किया हुआ है। ठीक है। अगर मैंने इसको नंबर ऑफ टेल्स होते, हमारा इंटरेस्ट मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नंबर ऑफ टेल होते, तो इसका मतलब है कि इट वुड हैव बीन डिफरेंट, कि आप जो है वो, इसका मतलब है कि आई वुड हैव एक्चुअली गिवन 0 टू दिस, हाँ 0 जो है वो मैं यहाँ पे होना चाहिए था, और ये जो था वो 2 पे जा रहा होता, और 1 जो है वो तो यहाँ पर ही रह रहा होता। ठीक है। सो व्हाट, सो एंड देन आई एम डिफाइनिंग दिस x of s which is set of all of these outcomes. So what is happening कि जो भी मेरा इंटरेस्ट का मेजरमेंट है या स्पेसिफिक जो मैं आउटकम चाह रही हूँ, दैट इज एक्चुअली द रैंडम वेरिएबल। ठीक है। बट इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है कि आपका सैंपल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम कहाँ है। तो हम सिर्फ आउटकम क्या है, तो वी कैन जस्ट से कि हम काइंड ऑफ आउटकम्स जो है उसके मैप कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि मैं इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स ऑफ एक्स की टर्म में जो है वो इसको लिखना चाहूँ। ठीक है। एंड आई एम अस्यूमिंग के नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो हमने लिया हुआ है एज अ मेजरमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि अब मैं एस को किस तरह लिख सकती हूँ? 2 1 1 एंड 0, क्योंकि आपके पास जो पहला एलिमेंट है, यानी इन टर्म्स ऑफ रैंडम वेरिएबल या इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर मैं लिखना चाहूँ, वेर आई एम डिफाइनिंग द रैंडम वेरिएबल टू बी द नंबर ऑफ हेड्स in the outcome of the experiment, then in that case जो first हमारे पास outcome है, it will map to 2 because there are 2 heads. दूसरा वाला will map to 1 because there is 1 head, and then तीसरा वाला will again map to 1 because there is 1 head, and last one will map to 0 because there are no heads in this outcome. ठीक है। and we can see कि जो हमारे पास set था उसमें से ही ये सारे के सारे आपके पास numbers आ रहे हैं। इसमें से अगर मैं अब आपको कहती हूँ कि लेट्स सपोज के नाउ गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे पता है ना कि x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। रैंडम वेरिएबल विच इज डिफाइनिंग द नंबर ऑफ हेड्स इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ऑफ 2 coins कैन बी 0 1 और 2, एंड वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि कोई हेड नहीं है। यहाँ से भी हमने देखा था इट शुड हैव बीन 1/4, और यहाँ से भी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास जो है वो कोई भी हेड नहीं है तो 4 आउटकम्स में से 1 आउटकम है जो कि कोई हेड नहीं जहाँ पर आ रहा है। इफ आई आस्क यू कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगी? ठीक, कौन बताएगा? जी मैम 1/2 1/2, ओके, बिकॉज 1/4 एंड 1/4। देखिए अब हम ये नहीं कह रहे कि पहला हेड है या दूसरा हेड है, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि नंबर ऑफ आउटकम्स में एक हेड होना चाहिए। तो इस केस में भी एक हेड है, इस केस में भी एक हेड है, एंड वी नो कि दिस विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 विच मीन्स 2/4 या 1/2, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 would be equal to 1/4 again. तो अब आप देखें कि आपके इन सबको अगर हम ऐड करते हैं it will add up to 1, बिकॉज दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट ना, कि अगर सैम्पल सेट है तो सैम्पल सेट के हर एलिमेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करते हैं तो इट हैज टू कम आउट टू बी 1। बट द ओनली थिंग इज कि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग देम इन टर्म्स ऑफ, आप ये कह लें कि आउटकम्स को हम वर्ड की फॉर्म में डिफाइन करने के बजाय या डिस्क्राइब करने के बजाय हम उसके साथ कोई नंबर एसोसिएट कर रहे हैं, एंड वी विल सी के रैंडम वेरिएबल्स की वजह से। और हम क्यों एसोसिएट कर रहे हैं? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर नॉट कंसर्न कि पहला हेड था या दूसरा हेड था, वी आर कंसर्न एक्चुअली विद कि अच्छा अगर इतनी दफ़ा कोई चीज़ हुआ था तो ये चीज़ कितनी दफ़ा आई थी या दूसरी चीज़ कितनी दफ़ा आई थी। ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर हम अपना फॉर एग्जांपल अगर हम फर्ज करते हैं कि आप जो है वो कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं, लेट्स सपोज के एक दफ़ा ही टॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। तो आई वांट टू
वी आर इंटरेस्टेड इन के हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी और टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देन वी वुड लाइक टू फाइंड कि अच्छा उनका एवरेज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी जो उनका नॉट एवरेज मीन जो है वो कहाँ पर लाए कर रहा होगा, या ये कि आपके पास मतलब द थिंग इज कि वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि वी वुड बी इंटरेस्टेड इन some quantification of whatever our result of the experiment is। और उन quantification के लिए this is important कि जो हमारा रिजल्ट है उसको वर्बली हम रिप्रेजेंट करने के बजाय रैंडम वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन एंड देन लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल्स जिससे ये चीज़ें और क्लियर होंगी। तो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट असाइन अ रियल नंबर टू ईच आउटकम इन द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और दिस इज द सेम एग्जाम्पल जिसकी हमने अभी बात की है। एंड we can represent this mapping and as this again, जिसकी अभी हम बात कर चुके हैं कि अगर आप यहाँ से ईटा ले रहे हैं which is an one element of the sample space, तो जो random variable आपने define किया है x, वो capital X, वो उसको किसी value पे जो है वो मैप कर रहा है जिसको हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और वो तमाम की तमाम वैल्यू जहाँ ये मैप हो सकता है दे आर representing in the form of a set which we call S of x। S जो है वो sample space है और S सब x का मतलब है कि this is the random variable के outcome, random variable के elements का set है based upon जो भी आपने function define किया है x या rule define किया जिसके तहत आप random variable ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। So we can see that the random variable x assign a real number to each outcome of the sample space of a random experiment। The specification of a measurement on the outcome of a random experiment define a function on the sample space and has the random variable। Specification यानी इस पूरी कहानी जो लाइन का मतलब है वो ये है कि how are you specifying this x will give you the outcome के जो outcome आप वो कह रहे हैं कि ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि मेरे पास एक ही दफ़ा टॉस कर रही हूँ मैं कॉइन, तो इसका मतलब है कि सैम्पल स्पेस में हेड और टेल होगा। अब लेट्स सपोज कि मैं ये डिफाइन करती हूँ कि x इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि s ऑफ x क्या हो जाएगा 0 और 1, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर लेट्स सपोज के अच्छा एक और हम उसकी बात कर लेते हैं, रोलिंग ऑफ अ डाई। अब डाई को जब आप रोल कर रहे होते हैं तो वी नो कि हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। अब देखिए इसमें तो आउटकम में ऑलरेडी जो है वो हमारे पास 6 नंबर्स आ रहे हैं, बट एट द मोमेंट जब मैं सैम्पल स्पेस डिफाइन कर रही हूँ तो इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ डॉट्स जो कि हमें मिल सकते हैं 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट से लेकर 6 डॉट तक। लेकिन अगर मैं ये डिफाइन करती होती हूँ कि x इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज एक्चुअली द नंबर ऑन द डाइस, ठीक है। तो अब इस केस में मेरे पास s ऑफ x जो है दैट विल हैव द सेम नंबर्स, लेकिन अब इनकी जो है वो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी कि दिस इज एक्चुअली दिस इज जस्ट शोइंग कि आपके पास यानी दिस वाज द नंबर ऑफ डॉट्स एंड दिस इज जस्ट शोइंग कि आपके पास जो रियल लाइन पे 1 2 3 4 5 6 जो है वो नंबर्स मौजूद हैं और जो भी आप फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे यू विल बी परफॉर्मिंग ऑन दिस। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि आपके पास जो भी सैम्पल स्पेस है या तो वो आपने उसको वर्बली डिफाइन किया हुआ था या आपने उसको न्यूमेरिकली डिफाइन किया हुआ था। सैम्पल स्पेस इज गिविंग यू एक्चुअल आउटकम, जबकि रैंडम वेरिएबल जो है उस एक्चुअल आउटकम को हर आउटकम की वैल्यू को लेके किसी न किसी नंबर के ऊपर मैप कर रहा है ऑन द रियल लाइन एंड दिस वैल्यू कैन बी फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, एनी प्लेस जो है उसको हम उसके ऊपर हम इसको मैप कर सकते हैं, ठीक है। और एंड दीज आर सिंपल बिकॉज हमने क्या कहा है कि x इज अ फंक्शन विच इज मैपिंग फ्रॉम द सेट ऑफ सैम्पल स्पेस टू द रियल लाइन। सो इट मीन्स कि जब भी कोई फंक्शन होता है तो डोमेन और रेंज हम उसमें डिफाइन कर रहे होते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज द सेट जहाँ से हम ले रहे हैं इनपुट और रेंज विल बी द सेट जहाँ पर हम मैप कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट द डेफिनेशन कि डोमेन ऑफ द रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, तो सैम्पल स्पेस जो है डोमेन हो जाएगा एंड द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल वुड बी द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो कि रियल लाइन में उस रैंडम वेरिएबल की
आ सकती हैं, ठीक है। और ये वाली एग्जांपल मेरा ख्याल है मैंने आपकी बुक से ही ली हुई है, विच इज़ ओके, लेट्स सपोज कि हमने 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है। अब सैम्पल स्पेस जो है इसका वो क्या हो जाएगा, 3 हेड हैं, 2 हेड और 1 टेल है, और उसके साथ साथ जो है 1 हेड 2 टेल्स हैं, एंड देन कोई भी हेड नहीं है, ठीक है। अब अगर इफ आई डिफाइन x टू बी द रैंडम, x टू बी इवेंट तो नहीं कह सकते कि x, क्योंकि इवेंट तो एक सबसेट होता है ना, x जो है दैट वुड बी अ रैंडम वेरिएबल विच शुड इंक्लूड ऑल द पॉसिबल आउटकम इन अ सैम्पल स्पेस, के आपके पास जो भी सैम्पल स्पेस के आउटकम्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं रियल लाइन पे जाके मैप हो रहे हैं। तो अब इसमें देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि x इज द नंबर ऑफ हेड्स, तो उस केस में क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। एंड वी कैन सी के अगर हम आउटकम्स को जो है वो ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आउटकम्स हैं, एंड देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी या 0 हो जाएगी, एंड इट विल बी फ्रॉम दिस सेट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम वेरिएबल्स हम ये नहीं लिखते, ये जो सैम्पल स्पेस है ना इसकी हमें जरूरत नहीं रहती, वी ओनली राइट द आउटकम ऑफ, वी ओनली राइट द नंबर्स जो कि हमारे पास रियल लाइन के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। और उससे फिर हम आगे जो है वो सारे का सारा जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ये जो यहाँ पे हमने टेबल पे लिखा हुआ है उसको बताने का जो है वो मकसद सिर्फ ये है कि हर सैम्पल पॉइंट जो है हर आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज मैप्ड on a real number from the set of these outcomes or the possibilities of a random variable, और उसके बाद जो है इन तमाम possibilities से मिलकर ही आपका पूरा sample space जो है वो बन रहा होता है। लेकिन ये कि फ्यूचर में जब हम examples देखेंगे तो we will not write the sample space, instead of writing the sample space we will just talk about the random variable which is associated with the sample space, और फिर हम उस पर जो है different functions perform करेंगे। ओके, सो रैंडम वेरिएबल्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं। अब जो अभी हमने जितने भी देखे हैं ना, दीज आर द काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जिसमें आपकी आउटपुट डिस्क्रीट है। ओके, डिस्क्रीट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज काउंटेबल, ठीक है। डिस्क्रीट का ये मतलब नहीं है कि वैल्यूज, अभी तो खैर हमें नजर आ रहा है कि वैल्यूज भी 0 1 2 3 हैं, लेकिन लेट मी एक्चुअली गो टू द एग्जांपल के discrete random variable is defined as a random variable that can take on a countable number of values, which means कि आपके पास जो है वो इनफाइनाइट भी, इन्फिनिटी तक भी जा सकती हैं, बट द थिंग इज कि अगर मेरे पास 2 वैल्यूज है ना, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है जिसका जो s of x है दिस इज इक्वल टू 1 2 3, और there is another random variable जिसमें s of x is 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, both of them are discrete. Why? Because what I am saying is कि इनके दरमियान में जो भी values हैं they are not possible, ठीक है। countable का क्या मतलब है कि you can count, काउंटेबल में देखिए इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट काउंटेबल भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास 1 2 3 4 4 लेकर 100 तक जा रहा है, सॉरी इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट द ओनली थिंग इज कि 1 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो नहीं अकर कर सकती। जो आपने ड्यूरेशन रखा हुआ है या जो भी डिस्टेंस है 2 वैल्यूज के दरमियान, या जो भी आपने उस सेट के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं सिर्फ वही पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो उस केस में व्हाट विल हैपन कि आपके पास जो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, समथिंग लाइक दिस, कि ब्रैकेट्स जो हैं वो हमारे पास स्क्वायर हो जाते हैं। एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इन मैथ पार्ट ऑफ द कोर्स में, कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो ये पूरे का पूरा इंटरवल आपने डिफाइन किया है, ये एजेस से लेकर इसके दरमियान में जितने भी वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम इंक्लूडेड है। सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो अभी तक हमने जितनी बात की है, टॉसिंग ऑफ कॉइन, रोलिंग ऑफ अ डाइस, या जिस तरह यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स अमंग 100 टेस्टेड पार्ट, आपके पास आपने कोई लेट्स सपोज कि आप कोई पार्ट
जनरेट कर रहे हैं, आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप कुछ बना रहे हैं, लेट्स सपोज के हम कोई क्या हो सकता है, कोई छोटी सी चीज़ बना रहे हैं, लेट्स सपोज के वी आर एक्चुअली जस्ट मैन्युफैक्चरिंग सम नट एंड बोल्ट्स, तो उसमें से जो है आपने 100 टेस्ट किया, तो 100 में जो है वो कितने प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स अमंग 100, तो इसका मतलब जो है वो 0 से लेकर 100 पार्ट तक जो है, 0 से लेकर 1 तक आपके पास एरर जो है वो जा सकता है, या ये कि 0/100 है कि इसका मतलब है कोई डिफेक्टिव पार्ट नहीं है, 1/100 का मतलब है कि 100 में से 1 डिफेक्टिव था, 2/100 का मतलब है कि 100 में से 2 डिफेक्टिव था, एंड 100/100 का मतलब है कि सारे के सारे पार्ट जो डिफेक्टिव हो गए, ठीक है। या ये कि जिस तरह से आप सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें, नंबर ऑफ फ्लॉज फाउंड ऑन ए रैंडमली चोजन पार्ट, विच मीन्स कि आपके पास जो है वो आप देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसके लेट्स सपोज कि आप कोई हेक्सागन या जो है उससे भी ज़्यादा साइड्स वाले पार्ट्स बना रहे हैं, जिसमें यू वांट कि आपके पास 8 साइड्स जो हैं, तो 8 के 8 में एरर हो सकता है, ठीक है। और you are generating a part which is in form of a sphere, तो इस sphere में तो there can be infinite many ways कि आपके पास जो है error आ सकते हैं। So what we are saying is कि this random variable is the number of flaws found on a randomly chosen part, कि आपने जो भी sphere उठाया है अब उसमें से आप काउंट करना शुरू करें, या तो वो perfect sphere है तो उसका मतलब है कि कोई भी उसमें error नहीं है, या हो सकता है कि एक साइड से जो है वो थोड़ा सा है, या 2 है या 3 है या 4 है, and it is going till it can have it the by definition it can have infinite many faults, but the thing is कि 0 फॉल्ट है या 1 फॉल्ट है या 2 फॉल्ट है, मगर 0.1 या 0.75 फॉल्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर डिफाइनिंग द आउटकम ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल या रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब कंटिन्यूस की हम बात करते हैं तो इट कैन हैव वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज बिटवीन एन इंटरवल, एंड अगेन इट कैन गो फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन का इंटरवल हो सकता है और फाइनाइट हो सकता है, जिस तरह 0 से 1 है। एंड फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ अ रिएक्शन, आपने 2 केमिकल्स को मिलाया है और उस केमिकल के मिलाने से जो रिएक्शन हो रहा है, तो आप कभी भी आप ये कह सकते हैं कि जी ये रिएक्शन जो था वो 3 सेकेंड में हुआ था, ठीक है। या लेकिन ये कि या ये कि 0 से लेकर 3 सेकेंड के दरमियान में हो सकता है, बट देयर इज नो वे यू कैन डिफाइन बाय श्योरिटी, आप कभी भी नहीं दे सकते कि एग्जैक्टली 2.9 में हुआ था। देर जब आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की हम बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग, कि उसमें आप एक एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जब हम डिस्क्रीट में हैं तो वी कैन सी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड क्या है, बिकॉज हम काउंट करके कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि करंट जो है वो V इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से आपने करंट जो है वो निकाल तो लिया है, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू 5 एम्पियर? यू विल से 0, बिकॉज देयर इज नो वे कि आपको एग्जैक्टली 5 एम्पियर करंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाए। आपको अगर वो जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, जो एम्पियर आप करंट जो है वो मेजर कर रहे हैं, उसको आप देखेंगे कि it can give you 5, but the 5 does not mean exactly 5 because of the reason कि आपके पास continuous random variable है, तो 5 would actually mean 5.00000001 or 9 or something एम्पियर। सो इट मीन्स कि इस केस में जो है हम वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ सर्टन रेंज के 5 से लेकर 5.1 होने के क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि एग्जैक्ट की नहीं होती। लेकिन इन द केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वी कैन टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट आउटकम्स जो हमारे पास मौजूद हैं। और मिक्स रैंडम वेरिएबल जो है उसका अगेन जिस तरह से नाम से पता चल रहा है कि डिस्क्रीट और रैंडम दोनों पार्ट्स होते हैं। हम मिक्स तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, वी विल जस्ट टॉक अबाउट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो आज जो है वो थोड़ा सा हम क्लास जब तक ख़त्म होती है, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और जिस तरह से मैंने अभी हमने बेसिकली एग्जांपल जितनी की भी हैं रैंडम वेरिएबल की, वी एक्चुअली हैव talked about the discrete random variables only. अब इस केस में जो है वो अगेन एग्जांपल आप देखिए कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट
in which the prosthetic hands are being assembled until a defect is produced. ठीक है, अब we don't actually know कि हमने कहाँ तक इसको एक्सपेरिमेंट को करना है. ठीक है, अब आउटकम देखें. दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि सैंपल स्पेस क्या होगा कि आपने उस वक्त तक चीज को प्रोड्यूस करना है जब तक कि डिफेक्टिव पार्ट नहीं आ जाता. सो इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस इज समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड होली. मतलब फॉर एग्जाम्पल सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है कि या तो ये हो सकता है कि आपके पास पहला ही पार्ट डिफेक्टिव आ जाए. ठीक है, या हो सकता है कि पहला गुड आया था दूसरा डिफेक्टिव हो जाए, या ये हो सकता है कि 2 गुड आए थे फिर डिफेक्टिव आ जाए, या फिर ये कि 3 गुड आए थे चौथा डिफेक्टिव हो जाए. एंड सो द थिंग इज कि हम उस वक्त तक काउंट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास डिफेक्टिव पार्ट नहीं आ जाता. सो एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स इज द ट्रायल नंबर एट विच द एक्सपेरिमेंट terminates due to the part being defective, which means कि आपके पास जो x of x है इसमें क्या क्या आउटकम हो सकते हैं. ट्रायल नंबर, अब देखें दिस इज द फर्स्ट ट्रायल जिसमें पहली दफा में ही आ गया. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास 2 ट्रायल्स के बाद डिफेक्टिव आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है 3 के बाद आ रहा है, और इसी तरह से इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. द गुड वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग. इसका मतलब है कि जैसे आपके ट्रायल बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से जो इसके आउटकम है उसके भी नंबर बढ़ते जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर एस ऑफ एक्स जो है अगर पहले में ही डिफेक्टिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि इट विल कॉरस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ 1 कि एक ट्रायल हुआ था. अगर दूसरे में आता है तो इसका मतलब है कि 2 ट्रायल्स हुए थे, तीसरे में आता है तो 3 हुए थे, फोर्थ में आता है तो 4 हुए थे, एंड सो डिपेंडिंग अपॉन. और हमने क्या करना है, वी आर डिफाइनिंग द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी द ट्रायल जहां पर आपके पास डिफेक्टिव पीस आ जाता है. ठीक है, कि आपके पास और जैसे ही वो फॉर एग्जांपल अगर 4th नंबर पर आ गया है तो आपका सैंपल स्पेस यहीं तक महदूद हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रीजन के 3 गुड थे जहां पे चौथा आ गया है तो आपके पास 4 ट्रायल्स के बाद जो है वो आ गया है. लेकिन अगर नहीं आया है तो फिर 5th वाला ट्रायल भी आप चेक करेंगे कि पहले 4 इसका मतलब है कि करेक्ट है, हो सकता है 5वें पे आ जाए, अदरवाइज जो है वो 6 वाला भी करेंगे. एंड सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन कि कितने अच्छा जो है वो आपकी प्रोडक्शन लाइन है और वो कितने अच्छा आपको जो है वो रिजल्ट ले दे रही है. ओके, सो दिस इज जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है उसमें तमाम की तमाम वैल्यूज डिफाइंड हो, बट यानी आपको एंड पता चल रहा है इसमें. तो इट सीम्स कि इट कैन गो टू टिल इन्फिनिटी, कि आपके पास हो सकता है कि 1000 और मिलियंस बनने के बाद डिफेक्टिव पार्ट आ रहा हो. तो इसका मतलब है कि इट कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग जो भी नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं. बट वी नो के टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी, चलें खैर वो हम बाद में बात करते हैं. फिलहाल जो है वी आर जस्ट सेइंग कि हमारे पास जो है इस तरह से हम डिफाइन करते हैं सेट्स को. एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जितनी भी हम एग्जाम्पल देखेंगे रैंडम वेरिएबल के, वी विल नॉट एक्चुअली टॉक अबाउट द सैम्पल स्पेस. हम सैम्पल स्पेस को सोच के वी विल जस्ट सी के आपके पास जो रैंडम वेरिएबल हैं उसमें कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, यानी रियल वैल्यूज जो हैं रियल लाइन पे जब आप मैप करें तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं. ओके, नाउ विद रेफरेंस टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वी विल डिफाइन नंबर ऑफ टर्म्स. सबसे पहले जो टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज associated with the possible values of x. ठीक है, so from now onwards हम क्या देखेंगे, we will just talk about कि यानी we will talk about s of x के कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं, and we will talk about कि उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. ठीक है, so अगर हमने ये डिफाइन किया अगेन, कैपिटल X is द नंबर ऑफ हेड्स, जो कि हम शुरू से जो है वो देखते आ रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप 2 दफ़ा कॉइन को जो है वो 2 दफ़ा जो है फ्लिप कर रहे हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ हेड्स आने का जो है वो दैट इज एक्चुअली आर रैंडम वेरिएबल. तो इस केस में वी नो कि हमारे पास जो है वो x की जो वैल्यूज हैं, अगर देखिए कैपिटल X इज एक्चुअली द फंक्शन और स्मॉल x जो है ना इसको हम ले रहे हैं कि वैल्यूज ऑफ दैट फंक्शन, यानी व्हाट आई एम सेइंग इज कि these values are small x. So this I can say कि this is x1, this is x2, this is x3
एंड दिस इज x4। ठीक है, तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट ये ले रही हूँ कि दिस इज नंबर ऑफ हेड्स, जब हम 2 टाइम्स उसको टॉस करते हैं कॉइन्स को, तो इसका मतलब है कि s ऑफ x क्या हो जाएगा, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग। ठीक है, s ऑफ x वुड बी इक्वल टू 0, 1 एंड 2। और इसको जो है ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज x1, x2 एंड x3। ये सिर्फ मैं इसलिए डिफाइन कर रही हूँ बिकॉज हम आगे जो समेशन जब यूज़ करेंगे तो हम i को 1 से लेकर n तक लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि यानी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इसको मैं जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगी ना तो आई विल राइट इट एज x1, x2, x3। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 10, 11, 12 होता है बेस्ड अपॉन जो भी आपने एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया हुआ है। लेकिन इन दैट केस ऑल्सो अगर x1 में कह रही हूँ तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, x2 इज द सेकेंड एलिमेंट एंड x3 इज द थर्ड एलिमेंट। एंड नाउ इफ वी वांट टू फॉर्म द टेबल, तो वी नो कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं दे आर 0, 1 and 2 and probability distribution उसके corresponding क्या है, probability of x equal to small x, यानी probability of x equal to 0, probability of equal to 1 and probability of x equal to 2। we have actually seen कि इस केस में हमारे पास क्या है, probability 1/2, 1/4, 2/4 and 1/4 आती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट, ये एग्जाम्पल हम पहले करके देख चुके हैं और इसको हम ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि x की वैल्यूज जो हैं वो 0, 1, 2 हैं, विच आर x1, ओके, x1, x2 एंड x3। ठीक है, और y एक्सिस पे जो है आई एम प्लॉटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, विच मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1, x2 एंड x3 पे क्या क्या है। This actually is called probability mass function। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि आप उसको जो है वो प्लॉट ही कर रहे हो, लेकिन प्लॉट से जो है यानी ये कह लें या ये डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, इसका मतलब हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, विच मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स जो है, जब हम उसको होली डिफाइन कर देते हैं तो दैट एक्चुअली इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। एंड देयर आर सर्टन रूल्स जो कि इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के साथ एसोसिएटिव होती हैं, विच इज़ एक्चुअली समथिंग वी ऑलरेडी नो, लेकिन लेट्स सी के क्या हो सकती है। ठीक है, अब लेट मी जस्ट मेक द सेम प्लॉट हेयर। जो पिछला वाला हमारा था 0 है, 1 है एंड 2 है, और इसमें प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 थी और इसकी अगेन 1/4 थी। अब आप देखें, वी हैव सीन, ये पीछे तो जो हम रैंडम वेरिएबल जितना भी हमने पार्ट अभी पढ़ा है, वी हैव सीन के दिस इज एक्चुअली फ्रॉम वेयर आर वी गेटिंग दिस, वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम द आउटकम ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। हेड हेड थे, हेड टेल था, टेल हेड था एंड टेल टेल था। ठीक है, पूरा सैंपल इसके ऊपर मैप हो रहा है। तो जब पूरा सैंपल स्पेस जो है वो इस रियल लाइन के ऊपर मैप हो रहा है, जिसमें 3 वैल्यूज हमने असाइन की हैं, तो वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो सैंपल सेट है इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। यानी तमाम सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी को अगर आप मिला लेते हैं, इट हैज़ टू बी 1। सो इट मीन्स कि जब आप प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ले रहे हैं या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होगी कि वटेवर जो भी आपने x की वैल्यूज डिफाइन की हुई हैं, समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x नीड टू बी 1। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि अगर आपके पास सैंपल जो भी हमारे पास सैंपल सेट होता है, उसमें किसी भी जो आउटकम है उसकी इंडिविजुअल अगर हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो इट कैन बी फ्रॉम एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1। तो अगेन इसका मतलब है कि जो रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो है इट हैज़ टू बी बिटवीन 0 एंड 1, और इन अदर वर्ड्स इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो वो तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं, दे वुड एक्चुअली मैप इनटू द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, बिकॉज ऑफ द रीजन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन इज obtained from probability distribution of the random variables, and random variables are just another representation of a
सैम्पल स्पेस जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एंड यू नो कि दिस विल बी ट्रू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई व्हेन आई इज 1 to n, which means कि जिस तरह मैंने अभी कहा था कि मैं I would be representing it as x1, x2 and x3. So what we can say is कि x1 is 0, x2 is 1 and x3 is 2 हमारे इस वाले specific case में। तो probability of any xi would be either greater than or equal to 0 and it will be between 0 and 1. Okay, and then again we know that the probabilities of all the random variables जो है वो sum up होके आपके पास 1 आने चाहिए, where xi belongs to s of x, क्योंकि s of x जो है वो set है जिसमें तमाम जो भी outcomes हैं random variables के उसको हमने लिखा हुआ है, ठीक है। And then this in the case of discrete random variable we can actually define the probability of a specific value करेक्टली, ठीक है। सो ये सिर्फ मैंने इस तरह लिखा हुआ है कि अगर मैं कहीं पे ये लिख देती हूँ ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, तो दिस इज द सेम थिंग एज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x कैपिटल S इक्वल टू x1, या वी आर एक्चुअली सेइंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है। सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि दोनों चीज़ें जो लिखने का मतलब है वो सेम है। हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो है उसको p ऑफ एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर p ऑफ एक्स आई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x, the random variable x, at the value of xi, where xi is the set, the values which are taken from the set s of x having all the possible values of the random variable, ठीक है। ओके, अब एक तो probability mass function है which is important if we are talking about discrete random variable। दूसरी important जो चीज़ है that is cumulative distribution function, ठीक है। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगेन अभी तक जो हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे ना वो इस तरह की थी कि जिसमें हमने काइंड ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ली हुई थी, कि हमने ये कहा था कि जी जितने भी आउटकम्स हैं इक्वली प्रोबेबल हैं, कि आपके पास अगर आप 2 दफ़ा इसको थ्रो कर रहे हैं तो दोनों दफ़ा जो है वो सेम चांसेस है। अब यहाँ पे जो है दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल विच इज़ शोइंग कि हमारे पास क्या है, द लेट्स सपोज के x इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इन एरर। जब आपने कुछ भी नंबर ऑफ बिट्स को जो है लेट्स सपोज के n नंबर ऑफ बिट्स को जो ट्रांसमिट किया है, तो उसमें से जितनी नंबर ऑफ बिट्स एरर में गई हैं उसको आपने जो है वो सेट s ऑफ x में रखना है। तो उस केस में क्या होगा कि अब प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं आपके पास s ऑफ x क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज कि हम किसी भी चैनल के ऊपर जो है वो 4 बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, और x को हम डिफाइन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एरर बिट्स, ठीक है। तो अब s ऑफ x क्या हो जाएगा, या तो कोई एरर नहीं है, सारी की सारी करेक्टली गई हैं तो 0 हो जाएगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या 4 तक हो सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब देखें अगर अच्छा चैनल है तो इसका मतलब है 0 एरर की प्रोबेबिलिटी शुड बी हाईएस्ट, विच यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज 0.65 है, यानी 0 एरर के साथ जो ट्रांसमिशन है उसकी प्रोबेबिलिटी 65% है। उसके बाद 1 एरर के साथ जो है वो कम हो गई है, 2 एरर के साथ, और 4 एरर्स के साथ जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे कम हो गई है। इसका मतलब है कि मतलब इतना बुरा चैनल नहीं है कि आपके पास जो है वो एरर चारों के चारों बिट्स एरर में जा रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो है यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, एंड ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ करवाने का यहाँ पे मकसद, लिखने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि यू कैन सी कि जब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे, बिकॉज दीज आर द फोल पॉसिबिलिटीज़ जो कि हो सकती हैं, 0 एरर, 1 एरर, 2 एरर, 3 एरर, 4 एरर, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके दिस हैज़ टू कम टू बी इक्वल टू 1, नो मैटर कि इंडिविजुअली आपकी इक्वल प्रोबेबल हैं आउटकम्स के नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल जो हैं दे नीड टू बी 1। ओके, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि लेट्स सपोज कि इसी केस में आई एम कंसर्न अबाउट के 0 या 1 यानी अप टिल 1 एरर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
ठीक है, या अप टिल 2 एरर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आई एम नॉट कंसर्न कि जस्ट 1 एरर के साथ कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो तो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है ना। मैं ये चाहती हूँ कि 0 एंड 1 एरर के इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज मिला के कितनी होगी, यानी हम क्यूमुलेट कर रहे हैं, उनको एड अप करते जा रहे हैं। तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और CDF। ठीक है, तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? दिस इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू सम x, स्मॉल x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर इसी केस की बात करती हूँ जो पीछे एग्जाम्पल थी, आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इन इक्वल टू 2, विच मीन्स कि आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, यानी 0 एरर है, 1 एरर है और 2 तक एरर जब जा रहा है तो इनकी मिला के प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। या इन अदर वर्ड्स हम क्या कर रहे हैं कि 0 की प्रोबेबिलिटी लेट्स सपोज कि 0.65 थी, तो यहाँ पे 0.65 मेरे पास आ रहा है। एंड देन अगर मैं CDF बना रही हूँ तो अगली जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 पे, दिस विल बी इक्वल टू 0.65 प्लस 0.3। ठीक है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टिल हेयर कि यहाँ 1 तक की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका मतलब ये 0.65 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी आप ये कह लें कि इस तरह का जंप आ जाएगा। ठीक है, 2 पे अगर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये फर्दर थोड़ा सा और जंप हो जाएगा, बिकॉज 2 की भी इसमें ऐड हो जाएगी। एंड व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी टिल x इक्वल टू 4? कौन बताएगा मुझे? इफ यू कीप ऑन एडिंग तो एट द मोस्ट कहाँ तक जा सकती है? 1 तक जा सकती है। ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमने यानी 0 से पहले कहीं पर जो था आपके पास, यानी आप ये कह लें कि अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हम बात जो कर रहे हैं इस केस में, तो दिस इज 0 बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास जो है वो पहला आउटकम ही 0 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से जब हम 4 हमारे पास लास्ट वैल्यू है तो 4 पे 1 हो गई है, और अगर 4 के बाद हम कुछ भी यानी हाइपोथेटिकली अगर हम कहते हैं कि जी x टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है तो वो भी 1 रहेगी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि 1 से आगे मैंने मिल नहीं सकती। या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि 4 के बाद कुछ नहीं ऐड हो सकता, 0 से पहले जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है उससे पहले कुछ ऐड नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था, और जो हमारा सबसे आखिरी वाला है उसके बाद कुछ नहीं है, और इन जो भी हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं, रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज आ रही हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके इट हैज़ टू बी 1। सो वी एक्चुअली प्लॉट इट लाइक दिस, या तो हम इस तरह से प्लॉट करते हैं या फिर ये कि इस तरह से भी प्लॉट करते हैं, यानी ये जो है ना ब्रेक्स के साथ आप बार्स लगा लेते हैं, जिस जस्ट शोइंग यू कि जी आपके पास जो है वो बेसिकली 0 से x यानी x1 तक की प्रोबेबिलिटी जो है, बेशक आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, लेकिन x1 तक जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। x1 से x2 जब x2 पे आप जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि x1 और x2 की प्रोबेबिलिटीज ऐड हो गई हैं, 3/4 हो गया है। ये वो वाली एग्जांपल है जो कि हमने पीछे कॉइन वाली की थी। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो x3 3 तक की थी हमारे पास, तो ये 1 पे चला गया। एंड यू कैन सी कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन CDF एंड PMF, कि अगर आपके पास CDF गिवन है तो आप यानी फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मैंने आपको ये दिया हुआ है, CDF दिया हुआ है, एंड आई आस्क यू कि मुझे ये बताएं कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 4, x इक्वल एग्जैक्टली इक्वल टू x3, यानी या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब है? हाउ कैन यू फाइंड इट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x 0, सॉरी 2 और 1। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स आप 1 में से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपको ये वाली मिल जाएगी जो सिर्फ 4 की थी। ठीक है, एंड अगर आपको PMF मिला हुआ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिला हुआ है, तो एड अप करते जाएंगे तो आपको CDF वहाँ से मिल जाएगा। और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं CDF की, दे आर एक्चुअली अगेन आपके पास CDF कैन बी बिटवीन 0 and 1 because of the reason कि it is actually the addition of probabilities, and we know कि probability cannot be less than 1 and greater than less than 0 and greater than 1. And then as we said कि जब x tends to infinity है, जब बहुत ज़्यादा आपके पास x के वैल्यूज हम ले रहे हैं, तो it can never go beyond 1,
और अगर माइनस इन्फिनिटी से भी स्टार्ट कर रहे हैं, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 0। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, बिकॉज जाहिर है प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव हैं और वो एड अप हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि आपने अगर जो पहले की प्रोबेबिलिटी ली है, अगले की अगर कुछ ना कुछ तो ऐड अप कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब अब लेट्स सपोज कि पहले की प्रोबेबिलिटी 0.99 थी और अगला जो रैंडम वेरिएबल है, अगली जो वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है। बट द थिंग इज के 0.99 से वो 1 की तरफ ही जाएगा, 0.99 से वो 0.98 की तरफ नहीं जा सकता, बिकॉज देयर इज नो वे कि आपके पास नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो ना, जितनी भी थोड़ी हो, मगर इट विल बी पॉजिटिव। और जब उनको आप ऐड करते जा रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। और इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे पास, मैं इनमें से कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, एक ये मैं ए को डिफाइन कर देती हूँ एंड दिस पॉइंट इज बी, तो अगर इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो सी डी एफ जो मैं ले रही हूँ, सी डी एफ एट बी वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी डी एफ एट ए, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे रोक देते हैं। जस्ट वन मोर थिंग जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेरा ख्याल है आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा इसका, लेकिन ये कि आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय, ओके लेट्स सपोज कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ हैं 1, 3, 5, 6। मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इसका मीन बताएं। What will be the value? What do you think will be the value of mean of this random variable? जी, सब कंप्यूट कर लें अपने पास और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आता है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू, बेसिकली मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसकी हम बात करते हैं। तो आई जस्ट वो मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की टर्म में जो है वो मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है दे आर द सेम थिंग, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों को इसका क्या जहन में आइडिया है। कुछ भी बोलिए। हाँ जी, व्हाट विल बी द आंसर, एनीवन? पांच ही लोग हैं मेरे पास जी, कौन बताएगा? अब नाम 15 जी जी बोलें। ओके, व्हाट विल बी द आंसर? 15 डिवाइड बाय 4। 15 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और ये आपने कैसे निकाला है? आपने एवरेज कर दिया इसकी, ठीक है। लेकिन अब आप देखें कि जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करते हैं ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू में और एवरेज में जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि बेसिकली एवरेज में जब हम एवरेज ले रहे होते हैं ना, तो वी अस्यूम के तमाम वैल्यूज जो हैं उनके होने का चांस सेम है। यानी अगर मैंने ये आपने जो लिखा है ना, आपने तो इस तरह से किया है ना कि 1 + 3 + 5 + 6 करके नंबर ऑफ वैल्यूज से कर दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम ये कह रहे हैं कि इसका भी वेट 1/4 है, इसका भी वेट 1/4 है, सॉरी पहला वाला 1 है, 1 का भी यही है, 3 का भी यही है, 5 भी उतना ही चांसेस हैं उसके होने के, और 6 के भी उतने ही चांसेस हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला अगर मैं लगाती हूँ तो इससे एवरेज आ जाता है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली जो है ना, हम ये कहते हैं कि जी एवरेज और मीन जो है वो सेम चीज़ है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू और एवरेज सेम चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करते हैं ना, वी हैव जस्ट सीन कि देयर इज अ चांस कि कुछ आउटकम्स जो हैं या रैंडम वेरिएबल्स के जो आपके पास वैल्यूज हैं, कुछ रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आपके पास जो एक कॉइन है वो फेयर कॉइन नहीं है, उसके सपोज करें कि मैंने हेड की साइड पर जो है वो कुछ लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस साइड पे वेट ज़्यादा हो गया। तो जब मैं उसको टॉस करती हूँ तो देयर इज अ चांस कि मेरे पास जो है वो हेड नीचे हमेशा आ रहा होगा, टेल ऊपर आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो अनबैलेंस वेट हो गया। या आप डाइस को अगर रोल कर रहे हैं तो डाइस में अगर किसी वजह से जो है वो एक साइड पे घिस गई है ज़्यादा, ठीक है, तो या ये कि लेट्स सपोज टूट गई है, तो उसकी वजह से जब आप रोल करेंगे तो उसमें एक साइड के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द अदर साइड। तो इन
other words, what is actually happening is कि आपके पास ये जो weight हमने by default average जब हम कर रहे होते हैं ना, तो we are always saying assuming कि हर चीज़ जो है वो equally likely होगी जो भी हमने set लिया हुआ है, इसलिए हम सिर्फ number of values से multiply कर देते हैं. But in the case of expected value there is a possibility कि जो 1 आने का chance ज़्यादा है as compared to 3 आने का chance, which means कि there is a possibility कि इसका weight जो है वो 2/4 है, जबकि इसका वेट जो है वो 1/4 है, इसका भी 1/4 है, और टोटल और इसका जो है वो चांस है ही नहीं, कुछ जीरो है. सो व्हाट वी एक्चुअली आर सेइंग इज कि हमारे पास जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं तो दिस एक्चुअली इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय n. ठीक है, वो होता है स्पेसिफिक केस में व्हेन वी आर सेइंग कि एवरी आउटकम इज इक्वली लाइकली और आपके पास जो है वो सबकी कंट्रीब्यूशन सेम है. Otherwise the formula is actually equal to I from 1 to n xi मैं किसको ले रही हूँ, जो भी हमारे पास ये s of x कह देती हूँ मैं. ठीक है, कि s of x की जितनी भी वैल्यूज हैं x1 x2 x3 multiplied by probability of xi, which means कि हमारे पास हर वैल्यू जो है वेट से मल्टीप्लाई हो रही है, और वेट किस चीज से डिफाइन हो रहा है, what is the probability of that particular outcome. For example देखें, अब अभी जो हमने ये एग्जाम्पल देखी थी पीछे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, इसकी जो हम बात कर रहे थे, where did it go. ठीक है, अब इसमें जो है आई कैन सी कि जीरो फॉल्ट आने का चांस बहुत कम है एज कम्पेयर, सॉरी जीरो फॉल्ट आने का चांस जो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4 फॉल्ट आने का. लेकिन अगर मैं एवरेज लूँ 0 + 1 + 2 + 3 + 4 करके डिवाइडेड बाय 5 कर देती हूँ अगर, तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा विच विल बी नॉट द करेक्ट नंबर, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं 4 को मुझे बहुत कम वेट देना चाहिए. ये अगर ये वही वाली बात जो हम करते थे ना पहले वेटेड लीस्ट स्क्वायर की, कि जब आपके पास जो एरर है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी वैल्यू जो है उसमें से एरर ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर हेयर ऑल्सो, कि जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए. सो इट मीन्स कि आपके पास जो है जब आप ओवरऑल एवरेज ले रहे हैं या आप सेंटर पॉइंट का एक मेजरमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि उनका ओवरऑल सेंटर कहाँ पड़ रहा होगा, बेस्ड अपॉन के हम इसको, मतलब हम ना, जब मेरा ख्याल है आपकी बुक पे ये फिगर्स बनाई हुई हैं उन्होंने कि वेट के फॉर्म में बनाया हुआ है कि इस तरह से कि कोई बार है और ये जो है वो 0 1 0 1 2 3 है, तो वैसे तो हमें ये लगेगा कि हाँ जी अगर आप इसको लेते हैं तो समवेयर हेयर आना चाहिए, बट बेस्ड अपॉन कि हर एक वेट जो है वो कितना है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इट विल चेंज बेस्ड अपॉन के आप किसको कितना प्रोबेबल है, कौन सा आउटकम कितना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है अगर आपके पास 0 आने का बहुत ज़्यादा चांस है तो इसका मतलब है सेंटर जो है वो कहीं 0 के करीब होगा, विच मीन्स के नो एरर वाला, वही एग्जांपल अगर हम लेते हैं पार्ट नंबर ऑफ पार्ट्स वाली, तो नो एरर वाला जो है वो ज़्यादा एवरेज जो है वो करीब होगी क्लोज टू द पॉइंट कि जब नो एरर है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर फर्ज करें बहुत ही फॉल्टी किस्म का है इक्विपमेंट और हमारे पास जो है वो 4 एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये सेंटर पॉइंट, सेंटर नहीं है दिस इज, बट दिस इज काइंड ऑफ अ सेंटर के बेस्ड अपॉन के वेटेड सेंटर आप कह रहे हैं, तो इट विल बी समथिंग विच विल बी क्लोज टू 4, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा मीन इतना ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें एरर ज़्यादा, एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, विच मीन्स के एरर्स मशीन जो है वो इतना सही काम नहीं कर रही. सो expected value is actually something which is much more meaningful as compared to the averages of the number. Okay, और इसके बाद we will just stop here. तो एक expected value है जिसका formula मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसमें जो है ये example आप देख लीजिएगा, ज़ाहिर है मैं upload जब कर दूँगी कि your expected value में जो है वो multiply the value of the random variable with the probability. We weight the values with the probability. And दूसरी जो चीज़ which is again associated to the random variable, एक measurement, एक तो expected value है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं या expected value of x से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी जो है वो चीज़ होती है वेरियंस, जो कि अगेन बहुत यूज़ होती है. एंड वेरियंस इज जस्ट द मेजर ऑफ के आपके मीन के इर्द गिर्द वैल्यू कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, और अगेन देखें वेरियंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वेरियंस का जो हमारे पास
अंडर रूट होता है, उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। और अगला वाला जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगी उसमें भी मैं वेरिएंस को थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन जस्ट फॉर द कंप्लीशन मैं 1 मिनट के लिए जो है वो वेरिएंस की बात और करती हूँ, एंड देन वी विल स्टॉप। कि वेरिएंस जो है ना वो बेसिकली वेरिएंस क्यों इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लेट्स सपोज कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ओके फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बेसिकली कर रहे हैं ये चीज़ कि हमारा जो है ना वो हमने एक प्रोस्थेटिक हैंड बनाया है जिसको हमने एम्प्यूटीज़ के ऊपर ट्राई करके देखा है, ठीक है। और एम्प्यूटीज़ के ऊपर जो है वो उसने अच्छा काम किया, ठीक है। मतलब इट कुड हैंडल हमने एम्प्यूटीज़ के जो है वो जो भी हाथ का हिस्सा उनका नहीं था, उससे ऊपर वाले जो भी मसल्स थे उसके ऊपर हमने वो डिवाइस लगाई। उन्होंने जो है उसको उनको हमने कहा कि जी आप कोशिश करें कि आप जो है ना मसल्स को थोड़ा सा वो करें कि समहाउ आप इस तरह से ना उनको रिलैक्स करें, या आप उनको जो है ना थोड़ा टेंशन में लेकर आएँ कि जिस तरह मुट्ठी बंद करते हैं या खोलते हैं। और उसको जब उन्होंने उस तरह से मूव किया तो हाँ उसमें जो है वो मसल से सिग्नल जनरेट हुए जो कि हमारी डिवाइस ने जो है वो ले लिए, और उससे जो है वो हाथ जो भी था प्रोस्थेटिक हैंड वो कंट्रोल हो गया। नाउ द थिंग इज के अब लेट्स सपोज के मैं उसमें मैंने मे बी 50 लोगों का जो इस तरह से डाटा ले लिया, ठीक है। एंड देन आई हैव अ मेजरमेंट कि जिसमें मैंने उनके मसल स्ट्रेंथ जो है वो समहाउ कंप्यूट कर ली कि उनका मसल किसी का कितना स्ट्रांग था, ठीक है। और लेट्स सपोज कि मुझे एवरेज वैल्यू एक ये मिल गई है कि जी लेट्स सपोज कि मसल स्ट्रेंथ जो है उसको हम किसी मेजरमेंट कर रहे हैं फ्रॉम 20 से लेकर 50 तक की वैल्यूज जो है वो मेरे पास आ गई हैं। अब मेरे पास लेट्स सपोज कि जो एवरेज है दैट इज समवेयर अराउंड 35 या 40 के अराउंड पर आ गया है। दैट इज इंपॉर्टेंट विच इज टेलिंग मी कि अच्छा ऑन एवरेज मसल की वैल्यू जो है वो 40 तक है, ठीक है, विच इज समथिंग गुड। इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग है और वो मूव हो ज्यादा जो है वो कर रहा होगा। लेकिन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि रेंज ऑफ वैल्यूज कितनी थी, कि आपके पास जो है हो सकता है कि वो 40 एवरेज इसलिए आया है कि 10 लोग जो हैं उनका मसल बहुत स्ट्रांग थे कि 60 में कहीं जा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये कि उन 10 के अलावा 40 जो थे वो 20 के करीब थे। अब ऑन एवरेज अगर सारे 40 के अराउंड है तब भी मसल की वैल्यू जो है वो 40 आएगी। लेकिन अगर कुछ बहुत ज़्यादा 60 के करीब हैं और बाकी जो है वो बेशक 20-30 के भी करीब हैं, तो उससे वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगी। मतलब मीन दोनों केसेस में सेम होगा, मगर स्प्रेड डिफरेंट है। और मेरा जो डिवाइस है, अगर मेरे पास एक सैम्पल सेट है जो 50 लोगों का है जिसकी वैल्यूज 20 से लेकर 60 तक जा रही हैं, और दूसरा है जिसकी वैल्यूज 40 से 60 तक जा रही हैं, उन दोनों केसेस में मुझे आउटकम डिफरेंट मिल रहे होंगे। सो द पॉइंट इज कि मीन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन मीन के साथ साथ स्प्रेड अराउंड द मीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि आप जो डाटा ले रहे हैं उस सैम्पल साइज को आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ले भी सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, नहीं कि नहीं ले सकते। तो वो जो है हम देखेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत से मेजरमेंट्स होते हैं जो कि रैंडम वेरिएबल के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। मीन के अलावा मीडियन होता है, और इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, बट मीन और वेरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी जो टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, वो फिर मैं अगले लेक्चर में जो है वो आप लोगों को रिकॉर्ड करके दे दूंगी। ओके, कल बस आपका क्विज है 6 to 6:30। लेट मी स्टॉप हियर। मैम जो